जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। इस वीडियो में हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में देखेंगे। प्रेसिडेंट हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आपने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। एंशियंट हिस्ट्री का कोर्स भी लाइव है, आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। और डेली एमसीक्यूज जो मैं लेकर आता हूँ रोज़ सुबह 10 बजे यूपीएससी से रिलेटेड, तो वो भी आप देख सकते हो। आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और आप सब्सक्राइब नहीं किया अपने चैनल को, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आप मुझे फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो, मयूर मोगरे नाम से फेसबुक प्रोफाइल है। टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। मयूर मोगरे नाम से नया चैनल बनाया है मैंने, जिस पर जितनी पीडीएफ है वीडियोस के वो मैं सब डाल दिया करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के लिए। तो यहाँ पर ये हमारे उपराष्ट्रपति आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आप सभी ने पहचानते होंगे। तो यहाँ पर ये जो उपराष्ट्रपति की पोजीशन है, जो वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन है, ये सेकेंड हाईएस्ट पोजीशन है। अब सेकेंड हाईएस्ट पोजीशन है तो हाईएस्ट पोजीशन कौन सी हो गई? तो हाईएस्ट पोजीशन है हमारे राष्ट्रपति की, हमारे प्रेसिडेंट की। तो यहाँ पर सेकेंड हाईएस्ट पोजीशन है हमारे वाइस प्रेसिडेंट की, फर्स्ट हाईएस्ट पोजीशन है हमारे प्रेसिडेंट की। तो यहाँ पर चलते हैं, हम इनका क्वालिफिकेशन देखते हैं। अब इनका क्वालिफिकेशन, इनका टेन्योर, ये कितने सालों तक होते हैं, उसके बाद रिमूवल प्रोसेस क्या होती है, उसके बाद और भी जो डिटेल है, उनकी जो पावर है वो क्या है, तो वो सारे हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका क्वालिफिकेशन क्या है। अब इसी के साथ साथ ये जो क्वालिफिकेशन है, इसके साथ अगर हम प्रेसिडेंट का कंपेयर करते चले तो हमारी प्रेसिडेंट की रिवीजन भी हो जाएगी और उसी के साथ साथ कंपेरेटिव स्टडी भी हो जाएगी, जिससे हम भूलेंगे नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या है एज़ कम्पेयर टू हमारे जो राष्ट्रपति है, हमारे जो प्रेसिडेंट है, उनके साथ। तो यहाँ पर है सिटीज़न ऑफ इंडिया। अब ये सिटीज़न रहना चाहिए भारत के, सेम एज दैट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का क्या था कि वो भी सिटीज़न रहना चाहिए भारत के, बराबर है। नेक्स्ट, कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, सेम एज दैट ऑफ हमारे राष्ट्रपति जो है, उन्होंने भी अपनी एज जो है वो 35 ईयर्स कंप्लीट कर लेनी चाहिए थी। अब जो है चेंज आता है यहाँ पर। नेक्स्ट है कि शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। लेकिन वही अगर हम प्रेसिडेंट के बारे में देखें, वही अगर हम हमारे राष्ट्रपति के बारे में देखें, तो वहाँ था ही मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए लोकसभा के लिए क्वालिफाइड चाहिए, और जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा के लिए चाहिए। अब याद कैसे रखा जाए? तो ऑब्वियस है कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, बराबर है। अब वो तो हम आगे देखेंगे ही, लेकिन ये तो आपको पता ही होगा कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। तो इसलिए ये क्वालिफाइड रहना चाहिए फॉर द इलेक्शन मेंबर ऑफ राज्यसभा, और सिटीज़न रहना चाहिए, और 35 ईयर्स जो है उन्होंने कंप्लीट कर लेनी चाहिए। और शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो इन्होंने होल्ड नहीं करना चाहिए, सेम एज दैट ऑफ प्रेसिडेंट। तो इस तरीके से कौन खड़ा हो सकता है? तो फिर सलमान खान आ गए। जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी सलमान खान आ गए थे, बराबर है। तो जैसा कि हमने देखा था, जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन देख रहे थे हम, तो हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप खड़े हो सकते हैं क्या? तो नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि सिटीज़न चाहिए भारत के। अब यहाँ पर उपराष्ट्रपति के लिए, मतलब वाइस प्रेसिडेंट के लिए डोनाल्ड ट्रंप खड़े हो सकते हैं क्या? तो नहीं हो सकते हैं। क्यों? फिर वही कंडीशन है, सिटीज़न रहना चाहिए इंडिया के। अब यहाँ पर कौन खड़ा हो सकता है? तो सलमान खान, वो सिटीज़न है क्या? तो हाँ है। 35 ईयर्स जो है उन्होंने कंप्लीट की है क्या? तो हाँ की है, उससे ऊपर ही है वो। क्वालिफाइड रहेंगे क्या इलेक्शन ऑफ राज्यसभा? तो हाँ रहेंगे। तो इसलिए, और कोई ऑफिस होल्ड कर रहे हैं क्या गवर्नमेंट सर्विस में? तो नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए जो हमारे सलमान खान हैं वो यहाँ पर खड़े हो सकते हैं उपराष्ट्रपति इलेक्शन के लिए। जैसे कि वो प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन उन्होंने काफ़ी टफ टक्कर दी थी कोविंद साहब को। जब हमने राष्ट्रपति का जब पूरी इलेक्शन प्रोसेस देखी थी, तो उसमें हमने यही एग्जाम्पल थ्रू लिए थे सब। तो इन्होंने, सलमान खान ने काफ़ी टफ टक्कर दी थी इन्हें। दो ही लोग बचे थे, कोविंद साहब और सलमान खान। तो उसमें से कोविंद साहब जो है मार्जिनल वोट से जो है वो जीत गए थे, राष्ट्रपति बन गए थे। तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति जो है उसके लिए भी सलमान खान खड़े हो गए कि यहाँ पर भी मैं खड़े होना चाहता हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि आपको 20 प्रपोजर चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि मुझे राष्ट्रपति के लिए तो 50 चाहिए थे, यहाँ पर तो 20 ही चाहिए। तो यहाँ पर तो मैं 20 लेकर ही आ जाऊँगा, क्योंकि 50 लड़कियों ने जब प्रपोज कर लिया है तो 20 लड़कियाँ प्रपोज नहीं कर सकती क्या? तो यहाँ पर 20 प्रपोजर जो है वो लाने हैं, तो यहाँ पर तो लेके आ जाएंगे वो। फिर उन्हें, उनको किसी ने कहा कि आपको 15,000 रुपये जो है वो आरबीआई में भी जमा कराने हैं, सेम एज दैट ऑफ प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि 15,000 आरबीआई में, इससे ज़्यादा तो मैं सुप्रीम कोर्ट को पे कर चुका हूँ, राष्ट्रपति के इलेक्शन में भी बता चुका हूँ, क्यों किया है वो बताना नहीं है। तो यहाँ पर
15,000 जो है वो आरबीआई में जमा कराने पड़ते हैं, और फिर ये जो है ये इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं। तो यहाँ पर वो भी इलेक्शन के लिए खड़े हो गए। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी सेम है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी जो इलेक्शन प्रोसेस है, अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट किस तरीके से काम करता है, तो वो अगर आपको जानना है तो आप प्रेसिडेंट का जो फर्स्ट पार्ट है वो आप देख लीजिए। पूरा इलेक्शन प्रोसेस जो है मैंने डिटेल में आपको समझाया है, तो इसलिए फिर से मैं इतनी डिटेल में जाऊँगा नहीं। यहाँ पर जो ऊपर ऊपर का है जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है वही मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि वोट कौन कर सकता है। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया कि खड़ा कौन हो रहा है, तो खड़े जो है सलमान खान हो रहे हैं। तो यहाँ पर वोट कौन कर सकता है अब, तो वोट इसमें कर सकते हैं मेंबर ऑफ बोथ दी हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स है वो यहाँ पर वोट कर सकते हैं। अब प्रेसिडेंट का अगर आप देखोगे तो प्रेसिडेंट में कौन कौन वोट कर सकता था, तो जो दोनों मेंबर्स है, बोथ दी मेंबर ऑफ बोथ दी हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, प्लस दो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके भी जो मेंबर्स हैं वो भी वोट कर सकते थे। बराबर है, जो एमएलए हैं, असेंबली के जो लोग हैं, मेंबर्स हैं, वो भी यहाँ पर वोट कर सकते थे। लेकिन जो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे वो वोट नहीं कर सकते थे, अगर आपको याद होगा तो। अगर नहीं है तो हम फिर से वो स्लाइड पर जाके एक बार देखते हैं प्रेसिडेंट का कौन कौन वोट कर सकता है। तो जैसा कि राष्ट्रपति के लिए हम यहाँ पर देखते हैं, तो राष्ट्रपति के लिए कौन कौन वोट कर सकता था, मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों वोट कर सकते थे। उसके बाद जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ है, इंक्लूडिंग दिल्ली एंड पुदुचेरी, क्योंकि वहाँ पर भी असेंबलीज़ है, तो यहाँ पर ये जो लोग हैं ये भी वोट कर सकते थे। बराबर है। और उसी के साथ साथ सचिन तेंदुलकर जो कि राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर है। बराबर है, ये कौन से हैं, तो नॉमिनेटेड मेंबर है, तो ये वोट कर सकते थे क्या, तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो प्रेसिडेंट को वोट नहीं कर सकते। ये हमने देखा प्रेसिडेंट के मामले में। अब हम जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके मामले में यहाँ पर देखते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो मेंबर ऑफ बोथ दी हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट जो है ये वोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो राज्यसभा के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है, या फिर जो लोकसभा के दो एंग्लो इंडियंस नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, तो वो जो है वो भी यहाँ पर वोट कर सकते हैं। मतलब बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो वोट कर सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, अब ये जो है जो स्टेट असेंबलीज के लोग हैं, ठीक है, जैसे केजरीवाल साहब, योगी जी, ये वोट कर सकते हैं क्या, तो ये वोट नहीं कर सकते हैं उपराष्ट्रपति के लिए। प्रेसिडेंट के लिए क्या था, ये तो वोट कर ही सकते थे, ये तो दोनों को कॉमन है। लेकिन यहाँ पर अगर आप आते हो, ये लाइन में अगर आप आते हो, ये सेक्शन में आते हो, तो प्रेसिडेंट के लिए ये सचिन तेंदुलकर वोट नहीं कर सकते, लेकिन जो योगी जी है ये वोट कर सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के लिए योगी जी वोट नहीं कर सकते, सचिन तेंदुलकर जो है वोट कर सकते हैं। ठीक है, बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर जो है वोट कर सकते हैं ऑफ मेंबर ऑफ बोथ दी हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, अब एमएलए जो है ये वोट क्यों नहीं कर सकते, यहाँ पर ये तो क्वेश्चन आया होगा कि यहाँ पर प्रेसिडेंट के लिए योगी जी वोट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट है उसके लिए जो एमएलए है वोट क्यों नहीं कर सकते, योगी जी जो है वोट क्यों नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो अंबेडकर साहब है उन्होंने ऐसा कहा था कि प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट है, इसलिए उनकी जो पावर है वो एक्सटेंड होती है बोथ एडमिनिस्ट्रेशन बाय द सेंटर एज वेल एज टू द स्टेट। मतलब उनकी जो पावर है वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मामले में सेंटर के लिए भी होती है, स्टेट के लिए भी होती है। प्रेसिडेंशियल रूल जब लगता है तो स्टेट में प्रेसिडेंट का दबदबा होता है। इस तरीके की कोई भी पावर जो है ये वाइस प्रेसिडेंट के पास नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट जो है ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, तो इसलिए यहाँ पर उनके पास इतनी पावर नहीं है, इसलिए फालतू में उनके जो है उनको इन्वॉल्व करना, जो स्टेट की असेंबलीज़ हैं उन्हें इन्वॉल्व करना, इसमें कोई मतलब आता नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि ये इसमें जो हमारे स्टेट असेंबलीज़ है वो यहाँ पर वोट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर किस तरीके का होता है, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब ये चीज़ क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये चीज़ क्या है, किस तरीके से काम करती है, तो इसमें आप प्रेसिडेंट का जो सेक्शन है, प्रेसिडेंट का जो वीडियो है फर्स्ट पार्ट, वो आप देख सकते हो, उसमें इलेक्शन प्रोसेस मैंने डिटेल में समझाई है, तो वो एक बार आप देख सकते हो किस तरीके से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट काम करता है। अब ओथ और अफर्मेशन, अब ओथ और अफर्मेशन जो है, टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। उसके बाद ओथ जो है ये एडमिनिस्टर किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर कौन करता है, तो देखिए राष्ट्रपति का जब ओथ थी, राष्ट्रपति की ओथ कौन लेता था, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके सामने हमारे जो राष्ट्रपति है ये ओथ लेते थे। बराबर है, अगर
जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, या अगर ये अपसेंट है तो सीनियर मोस्ट जज रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनके सामने। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राष्ट्रपति के सामने अपना जो ओथ है वो लेंगे। या फिर अगर राष्ट्रपति अवेलेबल नहीं है तो कोई ऐसा पर्सन जो राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे ऑन हिज बिहाफ। ठीक है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट है, उनको अगर रेसिग्नेशन देना है तो वो किसके पास देते थे? तो वाइस प्रेसिडेंट के पास देते थे। ओथ लेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने, लेकिन रेसिग्नेशन अपना देंगे वाइस प्रेसिडेंट के पास। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है ऑफिस की? तो कंडीशन इस तरीके की है कि शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब यहाँ पर ये जो उपराष्ट्रपति है ये मेंबर नहीं रहना चाहिए आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। अगर कोई है तो उन्हें अपनी सीट जो है वैकेंट करनी पड़ेगी। शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये दो कंडीशन अपने को पता है। अब उसका टर्म ऑफ ऑफिस देखते हैं, अब कितने सालों के लिए होते हैं। अगर उपराष्ट्रपति यहाँ पर चुनकर आ गए तो यहाँ पर कितने सालों के लिए रहेंगे? यहाँ पर टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। जब ये एंटर करेंगे अपने ऑफिस में, वहाँ से 5 सालों तक इनका जो टर्म है, इनका जो टेनियर है वो रहेगा, सेम एज दैट ऑफ प्रेसिडेंट। कैन रिजाइन टू द प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर रेसिग्नेशन किसके पास देंगे? ये तो राष्ट्रपति के पास देंगे, प्रेसिडेंट के पास देंगे। तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो है वो शपथ भी प्रेसिडेंट के पास लेते हैं, अपना रेसिग्नेशन भी प्रेसिडेंट के पास देते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट अपनी शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने लेते हैं, लेकिन रेसिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट के सामने देते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट आता है कैन बी रिमूव्ड। रिमूव किए जा सकते हैं वो। कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड 5 years अंटिल ही सक्सेसर अज्यूम चार्ज, सेम एज दैट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट में भी ऐसा ही था। अगर यहाँ पर इनको वक्त लगता है कि दूसरे जो उपराष्ट्रपति है, अगर वो ऑफिस में आने को उनको वक्त लगता है, इलेक्शन जो है थोड़े देरी से होते हैं, तो यहाँ पर 5 सालों के आगे भी अपना जो ये ऑफिस है ये होल्ड कर सकते हैं, सेम एज दैट ऑफ प्रेसिडेंट। एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, कितने भी सालों के लिए, कितनी भी बार ये री इलेक्ट होके जो उपराष्ट्रपति है ये बन सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर रिमूवल प्रोसेस देखते हैं हम। रिमूवल प्रोसेस किस तरीके की है? तो यहाँ पर रिजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा पास बाय इफेक्टिव मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी इन लोकसभा। यहाँ पर राज्यसभा में ये रिजोल्यूशन पास होगा, राज्यसभा में इनिशिएट होगा। प्रेसिडेंट का दोनों हाउसेस में हो सकता था, यहाँ पर राज्यसभा में इनिशिएट होगा और राज्यसभा में पास होना पड़ेगा इसे इफेक्टिव मेजोरिटी से। ठीक है। और सिंपल मेजोरिटी लगेगी लोकसभा में। तो राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी और लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी, ये ध्यान में रखिए। उपराष्ट्रपति के बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है, उनके रिमूवल प्रोसेस के बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है। राष्ट्रपति जो है उनके लिए सेम ही था, 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस दोनों हाउसेस में। लेकिन यहाँ पर रिजोल्यूशन राज्यसभा का जो है वो इफेक्टिव मेजोरिटी रहेगी राज्यसभा में, और लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी रहेगी। 14 डे एडवांस नोटिस लगेगा। अब ये जो इफेक्टिव मेजोरिटी है ये क्या है, किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से ये अलग है एब्सोल्यूट मेजोरिटी से, तो ये हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। आपको डिटेल में मैं बताता हूँ, जो कि हमारा जो लक्ष्मीकांत किताब है उसमें नहीं दिया हुआ है। उसमें जो रिमूवल प्रोसेस है, वो जो वाइस प्रेसिडेंट है उनकी, वो भी गलत बताई गई है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी बताई गई है। तो यहाँ पर इफेक्टिव मेजोरिटी आपको ध्यान में रखना है, लक्ष्मीकांत किताब में गलत दिया हुआ है। जब मैंने अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ाया था, 10th चैप्टर जब मैंने आपको पढ़ाया था लक्ष्मीकांत का, उसमें भी जो जो एरर्स थे लक्ष्मीकांत किताब में वो भी मैंने रेक्टिफाई किए थे, वो भी मैंने क्लियर किए थे और सही तरीके से आपको बताया था। तो यहाँ भी ध्यान रखिए कि यहाँ पर लक्ष्मीकांत किताब पढ़ते वक्त एब्सोल्यूट मेजोरिटी दी हुई है, 5th एडिशन में एब्सोल्यूट मेजोरिटी दी हुई है। जब पहला आप वाइस प्रेसिडेंट पढ़ोगे उसमें तो एब्सोल्यूट इफेक्टिव कुछ भी दिया हुआ नहीं है, लेकिन जब आप आगे जाओगे तो वहाँ पर आगे एब्सोल्यूट मेजोरिटी दी हुई है वाइस प्रेसिडेंट के, स्पीकर के, डिप्टी चेयरमैन के रिमूवल के लिए, लेकिन इफेक्टिव मेजोरिटी होती है। तो अगर आपको बाकी भी जो है, जैसे स्पीकर है, डिप्टी चेयरमैन है, डिप्टी स्पीकर है, तो इनकी भी अगर रिमूवल प्रोसेस जाननी है तो आप अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 10th चैप्टर पढ़िए। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, और प्लेलिस्ट पर भी आप देख सकते हो। 10th चैप्टर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जितने भी रिमूवल प्रोसेस है मैंने सिंप्लीफाई करके बताई है। तो यहाँ पर एक उसका एग्जांपल देखते हैं हम, इफेक्टिव मेजोरिटी किस तरीके की होती है। तो इफेक्टिव मेजोरिटी जो है इज़ मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अब यहाँ पर मोर देन 50% तो आ गया, मोर देन 50% ऑफ द स्ट्रेंथ, इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अब यहाँ पर देखिए हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव मेजोरिटी इज दी
मोर देन 50%, 50% से ज़्यादा चाहिए ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। इफेक्टिव स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि जो वैकेंसीज है वो नहीं ली जाती है। ठीक है, यहाँ पर अपसेंटीज और वैकेंसीज में फ़र्क है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि राज्यसभा है। ठीक है, अब राज्यसभा में टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? तो 245 है, बराबर है। लेकिन वहाँ पर 15 जो है वैकेंसीज आ गई है। अब अपसेंटीज मतलब क्या होता है कि अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप नहीं आ रहे हो, तो वो हो गई अपसेंटीज, मतलब वो हो गई प्रेजेंट एंड वोटिंग, बराबर है। प्रेजेंट, कितने प्रेजेंट है, कितने अपसेंट है। लेकिन वैकेंसीज मतलब क्या होता है कि अगर रेसिग्नेशन दिया हुआ है, रिमूव हो गए हैं, तो वो वैकेंसी हो गई। तो यहाँ पर सपोज फॉर एग्जांपल स्ट्रेंथ जो है राज्यसभा की एट प्रेजेंट 245 है, वहाँ पर 15 जो लोग हैं वो रेसिग्नेशन के थ्रू या रिमूवल के थ्रू 15 लोग जो है, 15 लोगों की वैकेंसी आ गई है। मतलब इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी है अब राज्यसभा की? तो 230 है। तो हमें इफेक्टिव स्ट्रेंथ मिल गई। ये जो यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेंथ बताई गई है, यहाँ पर हमें इफेक्टिव स्ट्रेंथ मिल गई। अब यहाँ पर क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेंथ मिल गई, तो यहाँ पर इफेक्टिव मेजोरिटी कितनी है? तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ का 50% से ज़्यादा। ठीक है, तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ हमें यहाँ पर मिल गई, तो इसका 50% से ज़्यादा रहेगा इफेक्टिव मेजोरिटी, मतलब इफेक्टिव मेजोरिटी रहेगी 116। तो यहाँ पर हमें मिल जाती है इफेक्टिव मेजोरिटी। तो राज्यसभा में जब 116, अगर यहाँ पर 15 वैकेंसीज है तो 116 अगर वोट मिल गए, मतलब यहाँ पर रिमूवल जो है राज्यसभा से जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं उनका हो गया, फिर लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी लगेगी। ठीक है, तो आपको इफेक्टिव मेजोरिटी समझ में आ गई होगी क्या है। तो यहाँ पर देखिए जो लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है कि मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ द हाउसेस, इसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब क्या है? मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द हाउस। ठीक है, जितनी भी स्ट्रेंथ है हाउस की, मतलब कितनी? 245, इसका 50% प्लस वन मेजोरिटी इसकी, मतलब रहेगी एब्सोल्यूट मेजोरिटी। जो कि कहाँ होता है? जो इलेक्शन होते हैं उसमें कौन सी पार्टी चुनकर आई है तो उसके लिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी लगती है। लेकिन यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द हाउस, ये हो गई एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एक शब्द का डिफरेंस है सिर्फ। अगर आप संविधान पढ़ोगे, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, उसमें जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका रिमूवल पार्ट देखोगे तो उसमें सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है। वो कौन सा है? तो है देन, मतलब मेजोरिटी ऑफ ऑल दी देन मेंबर्स ऑफ द हाउस, इसे हम कहेंगे इफेक्टिव मेजोरिटी। ठीक है, तो एक एक वर्ड का फ़र्क होता है, तो आपको इतने बारीकाई से पढ़ना है। इफेक्टिव मेजोरिटी होती है मेजोरिटी ऑफ ऑल दी देन मेंबर्स ऑफ द हाउस। ऑल दी देन मेंबर, देन आ गए मतलब क्या है कि वैकेंसी जो है वो एलिमिनेट हो गई, वैकेंसी जो है वो निकल गई, उसे हम कहेंगे इफेक्टिव स्ट्रेंथ 230। इफेक्टिव मेजोरिटी उसका 50% से ज़्यादा, जो लक्ष्मीकांत किताब में गलत दिया हुआ है 5th एडिशन में। अब नेक्स्ट चलते हैं, वैकेंसी अगर होती है ऑफिस में तो क्या होगा, किस तरीके से हो सकती है? एक्सपायरेशन ऑफ टेन्योर, मतलब उनका जो 5 साल का कार्यकाल है वो खत्म हो गया है। रेसिग्नेशन, उन्होंने प्रेसिडेंट को रेसिग्नेशन दिया है। रिमूवल हो गया है उनका इफेक्टिव मेजोरिटी इन द राज्यसभा एंड सिंपल मेजोरिटी इन लोकसभा, या फिर उनकी डेथ हो गई है। तो इस तरीके से वैकेंसीज जो है वो क्रिएट हो सकती है। इलेक्शन जो है वो हेल्ड होना चाहिए बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ टेन्योर। अगर एक्सपायरेशन ऑफ टेन्योर से अगर उन वैकेंसी क्रिएट होती है तो एक्सपायरेशन होने से पहले जो इलेक्शन है वो हो जाने चाहिए। और अगर थोड़े लेट होते हैं तो जो पहले के उपराष्ट्रपति है वो अपना एक्सटेंड करेंगे 5 साल का जो टेन्योर है वो, जब तक सक्सेसर नहीं आता है। इफ़ ऑफिस फॉल्स वैकेंट बाय रेसिग्नेशन, डेथ, तो इलेक्शन जो है वो हेड होना चाहिए जितना जल्दी हो सके। प्रेसिडेंट के इसमें कितना है? 6 महीने तक, 6 महीने के अंदर अंदर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ दिया हुआ नहीं है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी होना चाहिए। नए जो वाइस प्रेसिडेंट है वो ऑफिस में रहेंगे 5 सालों के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं इलेक्शन डिस्प्यूट्स। अब इलेक्शन डिस्प्यूट्स होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो है उनका डिसीजन यहाँ पर फाइनल रहेगा। इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट इलेक्टोरल कॉलेज वॉज इनकम्प्लीट। अब यहाँ पर इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट है, ये ग्राउंड पर जो इलेक्शन है पर्सन का एज अ वाइस प्रेसिडेंट ये चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर किसके हाथ में पावर है? सुप्रीम कोर्ट के हाथ में पावर है। अगर कोई भी इलेक्शन डिस्प्यूट होता है तो उनका डिसीजन जो है वो फाइनल रहेगा। उसके बाद इफ़ द इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज वाइस प्रेसिडेंट डिक्लेयर एज वॉइड, अगर वॉइड डिक्लेयर किया जाता है तो जो भी एक्ट्स उन्होंने किए हैं बिफोर द डेट ऑफ सच डिक्लेरेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर नॉट इनवैलिडेटेड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सपोज यहाँ पर जो उपराष्ट्रपति है हमारे, ठीक है, उन्होंने अपना ऑफिस संभाल लिया, 1 साल हो गया, 1 सालों के बाद, 1 साल के बाद उन पर ये जो उनका इलेक्शन था ये डिक्लेयर किया गया वॉइड। ठीक है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया।
तो यहाँ पर इन्हें निकलना पड़ेगा। लेकिन 1 साल के कार्यकाल में इन्होंने जो कुछ भी यहाँ पर काम किया है, जो कुछ भी यहाँ पर एक्ट्स लाए हैं, वो इनवैलिडेटेड नहीं होंगे, वैसे के वैसे ही चलेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन भी प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि उन्होंने जो कुछ भी काम किया है ये इनवैलिडेट नहीं होगा। पावर्स एंड फंक्शंस, अब पावर्स क्या क्या है, तो एक्ट्स एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा में जो बैठते हैं, अगर आप देखोगे राज्यसभा का जो सेशन चलता है उसमें हमारे जो उपराष्ट्रपति है वो बैठे होते हैं चेयर पर, और वो बोलते हैं कि आप शांत रहिए, आप बोलिए, ये सब। उसके बाद पावर्स एंड फंक्शंस आर सिमिलर टू दैट ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा, जो स्पीकर है लोकसभा के उनके जैसे ही इनको पावर है। उसके बाद अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जो है एक्ट एज ए चेयरमैन ऑफ सीनेट अपर हाउस, तो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जो है उनकी ही तरह इनका भी काम है, वो भी सीनेट अपर हाउस जो है उसके चेयरमैन तरीके काम करते हैं। एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ड्यूरिंग वैकेंसी ड्यू टू रेसिग्नेशन और डेथ, अगर डेथ और रेसिग्नेशन और डेथ होती है अगर प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की, तब वो एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीनों के लिए रहेंगे, क्योंकि 6 महीने के अंदर जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट के वो हो जाने चाहिए। कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट फॉर मैक्सिमम 6 मंथ, जैसा मैंने अभी आपको बताया। वाइल एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट परफॉर्म एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जब वो प्रेसिडेंट के तौर पर काम करेंगे तो राष्ट्रपति ही रहेंगे। वो जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके जो एज अ चेयरमैन वो काम करते हैं राज्यसभा के, उस तरीके के काम नहीं करेंगे। जितनी भी पावर है, जितनी भी इम्यूनिटीज़ है, जितनी भी सैलरी है, सब कुछ उनको राष्ट्रपति के समान ही मिलेगी अगर वो राष्ट्रपति की भूमिका निभाते हैं तो। अब यहाँ पे एमोलमेंट्स के बारे में देखते हैं, तो फिक्स नहीं है कितना रहेगा कितना नहीं रहेगा। रेगुलर सैलरी जो है, जो राष्ट्रपति जो राज्यसभा के चेयरमैन को मिलती है उतनी वो ड्रॉ करते हैं, अभी काफ़ी बढ़ा दी गई है। तो अभी 4 लाख सैलरी कर दी गई है, जो राष्ट्रपति उनकी 5 लाख कर दी गई है। अब यहाँ पर अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट किस तरीके के होते हैं, तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हमारा राष्ट्रपति है, ठीक है। अब ये अमेरिका का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो यहाँ पर लेकिन आप रिलेट कर सको इसलिए एग्जाम्पल हम इंडिया का लेंगे, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट उनकी। तो यहाँ पर हमारे जो राष्ट्रपति है उन्होंने बोल दिया कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। अगर रिज़ाइन कर दी तो यहाँ पर जो उनकी जो राष्ट्रपति की पोजीशन है वैकेंट हो जाएगी, और राष्ट्रपति की जो पोस्ट है वो वैकेंट नहीं रख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अगर एक्ट कर रहे हैं, मतलब क्या है, सब कुछ वो प्रेसिडेंट के जैसा ही उनको सब कुछ मिलेगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेसिडेंट जो है, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पर जो हमारे उपराष्ट्रपति, इंडिया में क्या होता है, इंडिया में जो हमारे उपराष्ट्रपति है ये 6 महीनों के लिए राष्ट्रपति करके रहेंगे, बराबर है। 6 महीनों के बाद इलेक्शन होगा, 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होगा, और नए राष्ट्रपति जो है वो आएंगे और वो अपना 5 साल का टेन्योर कंप्लीट करेंगे। लेकिन अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में ऐसा होता है कि अगर उपराष्ट्रपति यहाँ पर राष्ट्रपति की उनको पद मिल गई, रेसिग्नेशन से अगर राष्ट्रपति की प्लेस जो है वैकेंसी हो गई, उसमें उपराष्ट्रपति जो है उन्होंने एज अ प्रेसिडेंट कार्यकाल संभाला है, तो वो उनका रिमेनिंग पीरियड जो है यही प्रेसिडेंट रहेंगे, नए इलेक्शन नहीं होंगे। रिमेनिंग पीरियड में जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको अगर प्रेसिडेंट बनने की अगर मौका मिलता है तो वो ही जो वाइस प्रेसिडेंट है वो ही रिमेनिंग पीरियड तक प्रेसिडेंट रहेंगे। ऐसा अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट का होता है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।